हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आप में से बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि दी जो बिहार टीचिंग वैकेंसी 2.0 आने वाली है उससे रिलेटेड कुछ बताइए, उसके लिए कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन से बुक पढ़ें या फिर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब कुछ डिस्कस कीजिए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे यही सब डिस्कस करने वाली हूँ कि जो बिहार टीचिंग वैकेंसी 2.0 आने वाली है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ जाएगा और इसका एग्जाम नवंबर में ले लिया जाएगा। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन से टीचर के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और साथ ही साथ इसके लिए हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सीटेड दिसंबर वालों को अलाउ किया जाएगा या नहीं। तो देखिए, सीटेड दिसंबर वालों को अलाउ किया जाएगा नहीं, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, जिन्होंने सीटेड अगस्त में दिया है वो बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि अगस्त का जो सीटेड अगस्त का रिजल्ट जो है वो भी आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिलीज कर दिया जाएगा और ये नोटिफिकेशन भी अक्टूबर में ही रिलीज किया जाएगा। तो इस तरह से आप एलिजिबल हो जाएंगे इस एग्जाम के लिए। लेकिन दिसंबर वालों के लिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक फुल नोटिफिकेशन आएगा नहीं तब तक ये सब कुछ स्टेटमेंट देना मुझे नहीं लगता है कि सही होता है। तो आप बस नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बीएड अपीयरिंग वालों को अलाउ किया जाएगा या नहीं, मतलब जिनका सेशन 2022 से 2024 है। तो देखिए, जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीचिंग एग्जाम, उसमें 21 से 23 वालों को अलाउ किया गया था, बट 22 से 24 वालों को अलाउ किया जाएगा या नहीं ये भी मतलब नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। तो इन सब क्वेश्चन से आप परेशान खुद को मत करिए, क्योंकि जब तक कोई फुल नोटिफिकेशन ऑफिशियली स्टेट नहीं कर दिया जाता है कि बीएड वालों को अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तब तक हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सब पूछ रहे हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मैं बात करूंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। देखिए, 6 to 8 के लिए जो टीचिंग वैकेंसी आती है उसमें मेनली 3 पोस्ट होते हैं। पहली पोस्ट होती है गणित और विज्ञान शिक्षक की, दूसरी पोस्ट होती है सामाजिक विज्ञान शिक्षक की और तीसरी पोस्ट होती है भाषा शिक्षक की। और इन तीनों टीचर्स बनने के लिए हर चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी अलग है। लेकिन हाँ, कॉमन एलिजिबिलिटी ये है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस है, तो मैथ्स और साइंस में मुझे या तो बीटेड पास होना चाहिए, नहीं तो सीटेड पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। अगर आप सीटेड पेपर 2 में पास नहीं हैं तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो सब्जेक्ट है उससे आपको सीटेड पास होना चाहिए। और जनरल कैंडिडेट के लिए आप सबको पता होगा कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सीटेड में 90 होता है, तो 90 मार्क्स तो आपका होना ही होना चाहिए। बाकी जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो एसटी एससी और ओबीसी स्टूडेंट है, वो आप अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा। शायद जो ओबीसी होता है उसके लिए 82 मार्क्स होते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। तो अगर आपका 82 मार्क्स है और आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि मैंने 12th किया है और साथ ही साथ मैंने डिप्लोमा किया है, तो क्या मैं 6 to 8 के लिए एलिजिबल हूँ। तो मैं इस पर भी थोड़ा सा बात करूंगी। और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता रही हूँ वो मैं बिहार शिक्षक नियमावली 2023 से देखकर आपको बता रही हूँ। अगर आपको भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए या फिर बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर चल जाइए, आपको वहाँ पर ये नियमावली मिल जाएगा। आप वहाँ से पूरा अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, आपका कन्फ्यूजन आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दे रही हूँ जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। उतनी बड़ी नियमावली पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपने बीए या बीएससी किया है और साथ ही साथ आपने डीएलएड किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, अगर आपने 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया है, मतलब बीए या बीएससी किया है और साथ ही साथ 1 वर्ष का बीएड किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तीसरी है कि अगर आपने 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक पास किया है, साथ ही साथ 4 वर्षों का बीएलएड किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर आपने ये सब नहीं किया है लेकिन आपने 50% अंकों के साथ बीए या बीएससी किया है और साथ ही साथ आपने स्पेशल एजुकेशन में 1 वर्ष का बीएड किया है, तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है लेकिन आपने मास्टर्स किया है और मास्टर्स में आपके 50% मार्क्स हैं, साथ ही साथ आपने बीएड किया है, तो भी आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। तो ये तो थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद। अब मैं बात करूंगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर, क्योंकि सबको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मेरा इस सब्जेक्ट के साथ ये है तो मैं 6 to 8 की टीचर बन सकती हूँ या नहीं बन सकती हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो भी नियमावली दिया हुआ है उसे मैं एज इट इज़ पढ़ के आपको सुना दे रही हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं।
तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी कि भाषा शिक्षक की, अगर आपको लैंग्वेज का टीचर बनना है तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए लिखा हुआ है कि वर्ग 6 से 8 के लिए हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर या फिर अनुषांगिक मतलब सब्सिडरी विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय पठित हो। ठीक है, ये है आपका लैंग्वेज टीचर के लिए। दूसरा है आपका सामाजिक विज्ञान के लिए। सामाजिक विज्ञान वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के बच्चे ही कर रहे थे कि मेरा ये सब्जेक्ट है, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो चलिए वो मैं आपको पढ़कर सुना दे रही हूँ। वर्ग 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। अब आप समझ लीजिए कि इतने सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इन इतने सारे सब्जेक्ट्स में से आपने कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट तो पढ़ा ही होगा स्नातक स्तर पर 2 साल के लिए। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब आती हूं मैं साइंस स्टूडेंट के लिए, जो है गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए। तो इसके लिए है वर्ग 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हो। तो अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स में से कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर तक पढ़ा है तो आप गणित और विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। तो ये था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। आप सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, अब मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी आपको क्लियर नहीं है तो आप इस नियमावली को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो 1 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें जो प्राइमरी का पोस्ट है वो नहीं रिलीज किया जाएगा। सबसे ज़्यादा वैकेंसी 6 to 8 के लिए ही आएंगी। लगभग 50,000 पोस्ट 6 to 8 टीचर के लिए क्रिएट किए जा रहे हैं, और ये ना बीएड वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें भी प्लीज़ नेगेटिविटी मत देखिएगा। कुछ लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि ये वैकेंसी आएगी, इसे बाद में क्लियर किया जाएगा, तो ये बात की बात है। हमें केवल इस पर ध्यान देना है कि वैकेंसी आई है तो इसके लिए हमें पढ़ना है। क्योंकि अगर आप इसके लिए तैयारी नहीं करेंगे, यही सब सोचते रह जाएंगे कि ये वैकेंसी को सरकार ने ऐसे ही निकाला है चुनाव जीतने के लिए। कुछ के लिए भी सरकार ने वैकेंसी रिलीज की हो, लेकिन वैकेंसी आ तो रही है। आप देखिए यूपी के स्टूडेंट्स का कैसा हाल है, हर 1-2 दिन बीच करके कोई ना कोई यूपी का बच्चा कमेंट कर ही देता है कि दी कम से कम आपके बिहार में वैकेंसीज तो आ रही है, हमारे यहाँ तो ना तो वैकेंसी आती है और ना ही पता है कि कब आएगी वैकेंसी। तो सोचिए कम से कम हम उस होपलेसनेस से बच जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि अभी होपफुल रहिए। अब वैकेंसीज आने वाली हैं अक्टूबर में, और ये कह रहे हैं कि नवंबर में एग्जाम लेंगे, दैट मीन्स कि ये ले लेंगे। क्योंकि अगर आप अभी कुछ रिसेंट टीचिंग एग्जाम्स को जज किए होंगे या फिर कभी आपने नोटिस किया होगा तो आपको ये पता चला होगा कि वैकेंसीज आती हैं और थोड़ा सा ही टाइम मिलता है और उसके बाद तुरंत एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाता है। अब वैसे नहीं होता कि वैकेंसी आई है फिर आपको 5 महीना पढ़ने के लिए या 3 महीना पढ़ने के लिए दिया जाएगा और उसके बाद फिर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये पैटर्न खत्म हो गया है। अब ऐसा पैटर्न है कि वैकेंसीज आएंगी, फिर 1 से 1.5 महीने के बाद आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। स्पेशली ये बिहार में तो ये पैटर्न बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप तैयारी करते रहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि तैयारी आखिर करें कहाँ से, क्योंकि अभी तो हमें सिलेबस पता है नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको और कहूँगी कि सिलेबस तो ये डिटेल में कभी देंगे नहीं बीपीएससी वाले। आपने प्राइमरी का देखा होगा, सिलेबस पूरा डिटेल में नहीं था कि ये टॉपिक पढ़ना है। 1-2 टॉपिक दे दिए गए थे, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए 1-2 टॉपिक दिया गया था, लेकिन बाकी का ना इन्होंने कह दिया था कि आपको जो भी 1 to 12 तक आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। और क्वेश्चंस भी वैसे ही हाई लेवल के पूछे गए थे। बहुत बच्चे कह रहे थे कि क्वेश्चंस बहुत ईजी आएगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के पूछे गए। तो आप 6 to 8 में ये सोच लीजिए कि सबसे पहली बात कि बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगी तो क्वेश्चन ईजी नहीं पूछा जाएगा। इस बात को अभी से दिमाग में रखिए, और जब ये बात आपके दिमाग में रहेगी ना कि क्वेश्चंस का लेवल हाई होने वाला, तो आप प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करेंगे। आप ऐसे मत सोचिएगा कि आप 3-4 घंटे पढ़ के 6 to 8 के टीचर बन जाएंगे, नहीं बन पाएंगे। प्राइमरी में आपने देखा सबका मतलब 60+ स्कोर करने में हालत खराब हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 60+ मार्क्स नहीं हो रहा था। मैंने भी अपने चैनल पर एक पोल कंडक्ट कराया था, तो उसमें भी बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 70+ स्कोर किया था। तो अभी 6 to 8 में तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, तो आपको अभी से ही तैयारी करनी चाहिए। तो अब तैयारी करें कहाँ से? तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि चाहे आप आर्ट्स के टीचर बन रहे हो या फिर आप साइंस के टीचर बन रहे हो,
आपके पास एनसीईआरटी है अभी या फिर एससीईआरटी है, मान लीजिए कि नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को रिलीज़ होता है, मैं आपको मानने के लिए कह रही हूँ ऐसा, मुझे नहीं पता कि 1 अक्टूबर को रिलीज़ होगा भी या नहीं। मान लीजिए कि अगर 1 अक्टूबर को रिलीज़ होता भी है तो हमारे पास इधर 15 डेज़ का टाइम है, तो 15 डेज़ को हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा फिर वहाँ से हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन क्या क्या सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। वो आप मत कीजिए। आप 15 दिन में एक काम तो ज़रूर कर सकते हैं कि चाहे आपका सब्जेक्ट हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर आपका सब्जेक्ट एसएसटी हो या साइंस हो, इन चारों में से कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उस मतलब क्लास 6 से लेके 8 तक की एनसीईआरटी को उठाइए और एकदम पेज वाइज पेज पढ़ लीजिए। क्योंकि जब हम एनसीईआरटी को पेज वाइज पेज पढ़ते हैं ना तो हमारा एक बेस फॉर्म होता है, हमें पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि मैं साइंस की एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ तो मुझे पता चलेगा कि साइंस में ये टॉपिक हैं। मान लीजिए कि साइंस का एक टॉपिक है हेलो एल्केन्स केमिस्ट्री का, या फिर मान लीजिए कि कोई टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम, तो मुझे पता है कि कोल एंड पेट्रोलियम वाला टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जब तक आप वो टॉपिक से परिचित ही नहीं रहिएगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स में है क्या, एक्चुअली हाई लेवल के क्वेश्चन अचानक से कहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हाई लेवल के भी पूछे जाएंगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि एनसीईआरटीज़ को एकदम बेस मानिए और 15 दिन में ना एनसीईआरटीज़ को पढ़ के ख़त्म कर दीजिए, कम से कम 6 to 8 की। अगर आपके पास फिर टाइम बचता है तो मैं तो आपको कहूँगी क्लास 10 तक प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि 10 तक मिनिमम नॉलेज हमें होना ही चाहिए। हम ऐसे टीचर नहीं बन सकते हैं जिसको 10 तक का अपने सब्जेक्ट का नॉलेज ना हो, ठीक है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको क्लास 10 तक बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि 15 डेज़ में एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इस 15 दिनों की स्ट्रैटेजी मेरी तो यही है कि मैं एनसीईआरटीज़ पर फोकस करूँगी और उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। बाकी मैं आगे कैसे प्रिपेयर करूँगी और कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो करूँगी ये तो मैं आपसे हमेशा शेयर करती हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको लगा हो कि आपका थोड़ा भी डाउट सॉल्व हुआ है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।